मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। भारतीय युवा कांग्रेस ने तेल की बढ़ती कीमतों और पेगासस जासूसी के खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए। केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि देश में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है, लेकिन पीएम मोदी रोजगार के मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोलते हैं। पीएम मोदी ने हर साल 2 करोड़ रोजगार दिए जाने का वादा किया था, उल्टा लाखों करोड़ों युवाओं से उनका रोजगार छीन लिया है। नरेंद्र मोदी का काम हिंदुस्तान की सच्चाई को दबाने का है। उनका यही काम है। हिंदुस्तान के 2-3 उद्योगपतियों के लिए वो काम करते हैं। उन्होंने आगे ये कहा, क्या हिंदुस्तान की सरकार रोजगार की बात करती है? क्या हिंदुस्तान की सरकार किसानों की बात करती है? इनका लक्ष्य है हिंदुस्तान के युवा की आवाज को दबाने का, क्योंकि ये जानते हैं कि जिस दिन भारत के युवाओं ने सच्चाई बोलनी शुरू कर दी तो उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आज ये देश नरेंद्र मोदी के कारण रोजगार पैदा नहीं कर पा रहा है। और भाइयों और बहनों, याद रखिए, जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, जब तक हमारी दो की सरकार है, तब तक हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। आपको, यूथ कांग्रेस को और हिंदुस्तान के युवाओं को ये लड़ाई लड़नी है। ये लड़ाई सिर्फ हिंदुस्तान के युवाओं के भविष्य की लड़ाई है। आज जो लड़के स्कूल्स में है, लड़कियां स्कूल्स में है, कॉलेजेस में है, यूनिवर्सिटीज में है, आप बात समझो। आपके भविष्य में रोजगार नहीं है। अगर हिंदुस्तान इस रास्ते पे चलता गया, आपको आज नहीं, कल नहीं, अगले 5-10 साल नहीं रोजगार मिलने वाला। आप अपने बच्चों की, अपने माता पिता की मदद नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने एक पार्टनरशिप बनाई है। पार्टनरशिप हिंदुस्तान के युवाओं के साथ नहीं है। पार्टनरशिप हिंदुस्तान के गरीबों के साथ नहीं है। पार्टनरशिप छोटे व्यापारियों के साथ, मिडिल साइज बिजनेस, किसान, मजदूर के साथ नहीं है। पार्टनरशिप नरेंद्र मोदी और 2-3 हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों की है। और ये पार्टनरशिप हिंदुस्तान की आत्मा पर, हिंदुस्तान के युवाओं के भविष्य पर आक्रमण कर रही है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी आज रोजगार की बात नहीं कर सकते हैं और आने वाले कल में भी रोजगार की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी पार्टनरशिप किसी और के साथ। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लड़ रहे हो, मैं आपके साथ खड़ा हूं। एक साथ खड़े होकर रोजगार की लड़ाई, गरीबी की लड़ाई लड़िए। कई मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला है और सरकार से सवाल पूछे। यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन में राहुल गांधी आज शामिल हुए। आपको बता दें कि 2 करोड़ रोजगार के वादे का क्या हुआ, ये सवाल राहुल गांधी की तरफ से पूछा गया। कांग्रेस का आज जो प्रदर्शन यूथ कांग्रेस की तरफ से हुआ, उसमें राहुल गांधी शामिल हुए और सरकार से कई सवाल आज पूछे। पेगासस जासूसी कांड को लेकर, महंगाई को लेकर, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और सबसे बड़ा जो मुद्दा वो बेरोजगारी का आज रहा। राहुल गांधी ने साफ कहा कि जितने वादे सरकार की तरफ से किए गए थे, उतने रोजगार अब तक क्यों नहीं दिए गए। कहाँ गया वो 2 करोड़ के रोजगार का वादा जो सरकार ने पहले ही किया था। सरकार इस समय रोजगार दे नहीं रही है, बल्कि युवाओं के रोजगार को छीनने का काम कर रही है। ये बात राहुल गांधी की तरफ से कही गई। आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है।
राहुल गांधी कभी ट्रैक्टर चलाकर संसद तक जाते हैं तो कभी सड़क पर प्रदर्शन करते हैं, किसानों का भी पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। और हम संसद की कार्यवाही भी देख रहे हैं, रोजाना राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है। विपक्षी पार्टियां संसद को चलने नहीं दे रही हैं, जाम करके रखा हुआ है, क्योंकि उनका साफ कहना है कि पहले पेगासस जासूसी कांड पर चर्चा होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, उसके बाद ये कार्यवाही आगे बढ़ेगी, उसके बाद चर्चा होगी। लेकिन सरकार चर्चा करने को तैयार नहीं है और यही वजह है कि बार बार कांग्रेस की तरफ से सवाल पूछे जाते हैं। राहुल गांधी इस समय एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे कई ऐसे कारण माने जा रहे हैं कि आखिरकार क्या वजह हो सकती है जो राहुल गांधी इतने एक्टिव हैं। क्या सच में राहुल गांधी किसानों का सपोर्ट कर रहे हैं? क्या सच में कांग्रेस किसानों की हितैषी है या फिर इसके पीछे 2022 और 2024 को साधने की कोशिश की जा रही है? 2022 की तैयारी यूपी के लिए की जा रही है और 2024 की तैयारी विपक्षी एकजुटता को दिखाने की कोशिश, ताकि 2024 में मोदी वर्सेस विपक्षी एकजुटता को दिखाया जा सके। पर्दे के पीछे क्या है? कई राजनीतिक बयानबाजी इसको लेकर चल रही है कि आखिरकार इतना आक्रोश क्यों, इतना विरोध क्यों, इतने सवाल क्यों। लेकिन पर्दे के आगे जो चल रहा है वो यही है कि कांग्रेस पूरी तरीके से सरकार पर हमलावर है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, तमाम विपक्षी पार्टियां ऐसी हैं जो कि रोजाना सरकार से सवाल पूछती हैं। चाहे महंगाई की बात हो, पेगासस को लेकर देश भर की विपक्षी पार्टियां इस समय जांच की मांग कर रही हैं, चर्चा की मांग कर रही हैं, चाहे वो टीएमसी हो, आम आदमी पार्टी हो, बसपा हो या फिर अन्य पार्टियां हों। दो करोड़ रोजगार के वादे का क्या हुआ, ये राहुल गांधी की तरफ से आज सवाल पूछा गया है। और ये भी कहा गया है कि सरकार ने रोजगार दिए नहीं हैं, बल्कि लोगों के रोजगार को छीन लिया है। लोग परेशान हैं आज की तारीख में। आज की जो सरकार है, हम दो हमारे दो वाली सरकार है, पब्लिक हित में सोचने वाली सरकार नहीं है। आज की जो लड़ाई है वो युवाओं की लड़ाई है, युवाओं के हित की लड़ाई है। और चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ इस समय देवेंद्र प्रमुख बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है आपका। कुंवर सिंह कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। देवेंद्र जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, विपक्षी पार्टियां पूरी तरीके से सड़क पर आ चुकी हैं, प्रदर्शन लगातार कर रही हैं, महंगाई के मुद्दे को लेकर, पेगासस के मुद्दे को लेकर, रोजगार के मुद्दे को लेकर। हर रोज कोई दिन ऐसा खाली नहीं जाता जब राहुल गांधी सड़क पर नहीं उतरते हैं, चाहे भले ही वो ट्रैक्टर चलाकर संसद तक पहुंचे या फिर यूथ कांग्रेस की जो रैली है उसमें शामिल हो जाएं या फिर अन्य विपक्षी पार्टियों को इकट्ठा कर लें। क्यों आप उनको ऐसा करने पर मजबूर कर देते हैं? देखिए काजल जी, राहुल जी का जो तरीका है काम करने का, इसके सिवा उनके पास और कुछ बच भी नहीं रहा। मुझे सहानुभूति है उनके प्रति कि वो इस तरीके की जो घटनाएं घट रही हैं उसको अपना रहे हैं। बेशक बड़ा नुकसान वो देश का कर रहे हैं, क्योंकि मानसून सत्र जो चल रहा है इसको राहुल गांधी जी ने खराब कराने में बहुत प्रयास किया है। और बहुत अच्छी बात है कि वो जिस तरह से क्वेश्चन उठाते हैं वो लोगों के बीच में जाए, समझ में भी आना चाहिए। आज महंगाई की बात करते हैं, महंगाई भत्ते की बात करते हैं, आज विकास की बात करते हैं। लगभग 70 साल में से 55 वर्ष इन लोगों का लगातार शासन रहा है और ये महंगाई की बात आज हम पर उठा रहे हैं। वैश्विक महामारी, संकट काल, पूरी दुनिया इससे लड़ रही है। हमारा दूसरा मिशन भी है कि हमें लोगों की जान भी बचानी है। उसके बाद भी जी देवेंद्र जी, आपकी बात पूरी करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, जल्द हाजिर होंगे। कोरोना की स्थिति खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। कांग्रेस लगातार सवाल पूछ रही है सरकार से, लेकिन सरकार के पास उस तरीके का जवाब नहीं होता है जिससे कि संतुष्टि मिले। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर इस समय विपक्षी पार्टियां पूरी तरीके से हमलावर हैं। पेगासस का मुद्दा है जिसको सरकार मुद्दा ही नहीं मानती है। सरकार ने मना कर दिया कि पेगासस कोई मुद्दा ही नहीं है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। और चर्चा पर वापस आते हैं। कुंवर सिंह इस समय हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। कुंवर सिंह जी, राहुल गांधी सरकार से सवाल तो लगातार पूछते हैं, चाहे वो जासूसी कांड का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो। आज भी बेरोजगारी को लेकर युवाओं के हक में आवाज राहुल गांधी उठाते हुए नजर आए, लेकिन आप लोगों की सुनी नहीं जाती है। दिक्कत ये है। ये बड़ी सिंपल सी बात है। सरकार जब मदमस्त हो जाए, सरकार तानाशाह हो जाए और सरकार को ऐसा लगने लगे कि हम जो कर रहे हैं वो सब कुछ सही है। अगर सरकार संवेदनशील होती
तो लाखों लोग महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी और दवाई की कमी से अपने प्राण नहीं गंवाते। अगर सरकार संवेदनशील होती तो 600 किसान जिन्होंने शहादत दी, आज तक सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया। सरकार संवेदनशील होती तो कल 9 साल की बच्ची के साथ जो घटना हुई, 9 महिला मंत्री हैं, उनमें से किसी महिला मंत्री वहां जाकर, जबकि मैं याद दिलाता हूं कि केरल में एक हाथिनी के साथ घटना हुई थी तो 2 मंत्री, स्मृति ईरानी जी और मेनका गांधी जी मुखर हुई थी, लेकिन एक बेटी के साथ दुराचार हुआ तो कोई मंत्री वहां जाने के बजाय किसी प्रकार का कोई बयान नहीं दिया जाता। आज बेरोजगारी चरम पर है, करोड़ों लोग अपनी नौकरियां खो चुके हैं, और जब बेरोजगारी बढ़ेगी और जब महंगाई बढ़ेगी और इतने पर भी जासूसी जैसे काम होंगे तो देश का जो विपक्षी दल है वो क्या करेगा? संसद के दरवाजे बंद हो गए तो रोड के दरवाजे खुलते हैं, हम रोड पर हैं। एक मिनट कुंवर सिंह जी, उसका कोई फायदा भी तो होना चाहिए। देखिए, महंगाई कोई आज से नहीं बढ़ रही है, बेरोजगारी आज से नहीं है, आप लोग पहले से ही इन मुद्दों को उठाते चले आए हैं, लेकिन आपकी आवाज का कोई फायदा भी तो हो। आपकी आवाज का फायदा कोई नहीं हो पाता है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, महंगाई कम नहीं हो पा रही है। देखिए, एक चींटी छोटी होती है, लेकिन जब वो अपना बार बार जाती है थोड़ा थोड़ा सामान लेके, तो हमारे यहाँ कहावत है कि चींटी के ले जाने से पहाड़ बन जाता है। तो हम इंसान हैं, विपक्षी दल हैं, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका अहम होती है। हम सरकार को नतमस्तक करेंगे, किसान सरकार को नतमस्तक करेंगे, बेरोजगार किसान को नतमस्तक करेंगे, समय आने दीजिए। देखिए, इतिहास गवाह है और विश्व में कई ऐसे तानाशाह थे जो नहीं झुके हैं, लेकिन बाद में उनके क्या हाल हुए, क्या दुर्गति हुई, आपने भी देखा है। जिस तरह से भारत में लोकतंत्र को बीजेपी हथियाना चाहती है और देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री मिलकर, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो चाहे न्यायपालिका, सबको मजबूर कर रहे हैं, तो देश परेशान है, तबाह है, हमें रोड पर आना पड़ा। देवेंद्र जी, 2 करोड़ नौकरियों के वादे का क्या हुआ? देवेंद्र जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? देवेंद्र जी तक आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। कुंवर जी, अपनी बात पूरी करिए आप। मैं कह रहा था कि जब देश में ब्यूरोक्रेट्स, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, संवैधानिक संस्थाएं, जब नेता, पत्रकार और यहां तक कि मुकदमे लगाने वाले लोग। देवेंद्र जी हमारे साथ इस समय जुड़ गए। देवेंद्र जी, 2 करोड़ के नौकरी के वादे का क्या हुआ? देखिए, मेरी बात बीच में अधूरा रहेगी। हाँ, बोलिए, बात पूरी करिए आप। मैं बता रहा था कि आज बड़ी अच्छी बात है कि 2 करोड़ नौकरियां, रोजगार की बात आप पूछ रहे हैं हमसे, और वही लोग पूछ रहे हैं जिनकी जिम्मेदारी 55 वर्ष रही है इस देश में। 70 साल के शासन में से स्पेशली 55 वर्ष इन्हीं लोगों के नाम निकल गए हैं। आज ये महंगाई की बात कर रहे हैं कि महंगाई की स्थिति है। महंगाई का अगर आज कोविड काल में जो स्थिति है, कोविड काल को देखते हुए दुनिया में वैश्विक महामारी की लड़ाई के साथ भी अगर हमारी महंगाई की दर को आप देखेंगे तो एक बार पीछे चला जाइए। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी वहां भी, आज तेल की जो बात करते हैं, बार बार डीजल पेट्रोल की बात करते हैं आप लोग, डीजल पेट्रोल उस समय भी आपकी उन सरकारों में भी 100 के करीब पहुंच गया था। और 100 के करीब डीजल पेट्रोल से अलग एक चीज और याद दिला देता हूँ, ये जो दाल दलहन की बात कर रहे हैं, एक प्याज भी 200 रुपए किलो बिक गई थी शीला जी के शासन में। दिल्ली जो है देश की राजधानी थी, वहां 200 रुपए किलो बिक गई थी अब से 15 वर्ष पहले। तो ये सब चीज जो है याद दिलाने की जरूरत नहीं है, हमको सब पता है। आप जो है बात करिए कि हमें जो है देश के साथ आज जो है वैश्विक महामारी है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हम मिटा देंगे, हटा देंगे, तोड़ देंगे, सिर्फ ये आपका अहंकार है, झूठा आपका जो है मन को मजबूत करने के लिए आश्वासन है, वो भी अपना ही आश्वासन है जिससे आप राजी हो रहे हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। लोकतंत्र है, आपका जवाब दिया जाएगा। भारत सरकार पूरा काम कर रही है। वैश्विक महामारी के दौरान जिस तरह से 80 करोड़ गरीब लोगों के लिए खाद्यान्न और दवाइयां उपलब्ध कराने का काम कर रही है। 1.5 रुपए से 1 किलो, 1 रुपए 1.5 रुपए का अनाज जो है जनता को दे रही है, जिसकी कीमत 30 रुपए किलो तक दे रही है किसानों को। और लोगों से खरीद कर, जिन किसानों की आप बात करते हैं, उनसे 20 से 22 रुपए किलो का गेहूं खरीद कर
हम फ्री दे रहे हैं बिल्कुल। वो कहां से आता है, कहां से पूरा होता है? जिस तरह आप सवाल उठा रहे हैं, कभी आप कहते हो कि नौकरशाहों के साथ मिले हुए हैं, कभी कहते हो कि आप देश के उद्योगपतियों के साथ मिले हुए हैं। हम किसी से नहीं मिले हुए। हम ये वैश्विक महामारी का मुकाबला कर रहे हैं और चारों तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि संकट की घड़ी से निकलें और इस देश को आगे लेकर जाएं। रही बात आपकी, जिस तरह आप संसद में या सड़क पर ड्रामा कर रहे हैं या किसान भाइयों को बहका रहे हैं, ये ज्यादा दिन का खेल नहीं है। ये आपको ही स्वयं खत्म करेगा एक दिन, देख लेना आप निश्चित। ठीक है कुंवर सिंह जी, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं को रोजगार दे दें, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई देश की खत्म हो जाए, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो देश में इस समय अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई हुई है उसको ठीक किया जाए, लेकिन आप लोग उसको सीधे तरीके से नहीं ले पाते हैं। मेरा सीधा सा कहना है कि प्रमुख साहब की पार्टी सरकार में तो आ जाए। आप 7 साल से सरकार में, 7 साल का समय कम नहीं होता है, और महामारी 1.5 साल पहले आई है। आपने 2014 में कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो 2014 से 2020 तक तो महामारी नहीं थी। तब क्या हुआ? तब आप तो पिछले 50 साल का रोना कब तक रोएंगे? कब तक दूसरे का कंधा इस्तेमाल करेंगे? कब आप कहेंगे कि मोदी जी 7 साल में आए हैं और खुशियां लाए हैं? कब आपने नौकरी दे दी? आप 7 साल में 2 साल छोड़ दीजिए तो आपका क्या हाल है? आपने कहा कि हम 80 करोड़ लोगों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं, तो ये खाद्यान्न बिल कांग्रेस लाई थी। आप बताइए आपने क्या किया? रोजगार के लिए मजदूरों के लिए हम मनरेगा लाए थे, और नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में छाती पीट कर कहा था कि 60 साल से गड्ढा खोदने का हम काम कर रहे हैं। तो क्या आपने 100 दिन की मजदूरी 200 दिन की, वो भी आप नहीं कर पाए। रही वैश्विक महामारी की बात, तो आपने विश्व बैंक से 76 खरब रुपए लोन लिए, उसका क्या है? बजट में आपने एक बात कही, हम दवाई उपलब्ध करा रहे हैं। मैं साहब को याद दिलाऊंगा कि आपने गरीब के लिए जो वैक्सीन उपलब्ध कराई, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा 35,000 करोड़ में बजट का क्या हुआ, तब आप अगले दिन आते हैं टीवी पर कहते हैं हम उपलब्ध कराएंगे। लेकिन मैं आप एक बात स्पष्ट कर दूं, गरीब आदमी, जब गांव का गरीब आदमी यदि 2 रुपया का भी सामान लेता है तो वो टैक्स चुकाता है, और उसी टैक्स के पैसे को आपने बजट में लिया, और आज आप कहते हो हम निःशुल्क दवाई उनको उपलब्ध करा रहे हैं। आप पूंजीपति का कर्ज माफ करें, राइट आप करें तो कोई दिक्कत नहीं, और गरीब का निःशुल्क दवाई कहकर गरीब का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि वही गरीब इस देश में लोकतंत्र की नींव रखता है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, आपका जवाब लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। देवेंद्र जी, सवाल मेरा आपसे होगा, 7 साल गुजर गए हैं, कम पड़ गए क्या आप लोगों को? देखिए काजल जी, 7 वर्ष का हिसाब दे तो रहे हैं हम आपको बार बार। कुंवर साहब जिस तरह से बात करते हैं कि 55 साल का, 55 साल का, अरे हम 55 साल का जिक्र जब करते हैं मित्र, जब आप लोग जो है सारी चीज उठाते हैं, वो 55 साल के बोए हुए बीज जो आज बरगद बन गए आपके, चाहे वो किसी भी चीज नहीं, मौजूदा हालातों पर चर्चा करिए ना देवेंद्र जी, मौजूदा हालातों पर चर्चा करिए। जो महंगाई आज की है, पेट्रोल डीजल के दाम आज बढ़ रहे हैं, आज की बेरोजगारी है, पेगासस कांड है, इन पर चर्चा करिए ना। बाद में जाएंगे वो पुरानी बातें फिर कभी उठा लेंगे। काजल जी, इन पर चर्चा करने के लिए आपको पूरा तरह से पता है कि देश का बुद्धिजीवी वर्ग जितना भी अपना निकल के आता है, सारा सर्वे निकल के आ रहा है। एजेंसियों के माध्यम से ले लीजिए या सरकार की जितनी एजेंसी है, सबका डाटा आपके पास आता है कि आज जो हालात हैं, अगर डीजल पेट्रोल की बात करें तो सारी चीज को कंट्रोल करने का काम सरकार ने किया। बड़ी चुनौती का सामना सरकार कर रही है, और चुनौती को जो है चुनौती की तरह उससे निपट रही है। कहीं से कहीं तक कोई सोचने की बात नहीं है। डीजल और पेट्रोल की बात है, डीजल और पेट्रोल हमारे यहाँ नहीं, पूरे विश्व में दिक्कत है, और सभी की रीड होती है डीजल पेट्रोल कि वो ऐसी चीज है जिसके माध्यम से कई चीज साधी जाती है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आप भी कह रहा हूँ आपको कि आप डीजल पेट्रोल की सब्सिडी जोड़ लीजिए। रोजगार का क्या? रोजगार भी है उनका एक मुद्दा, हमारी सरकार लाई, आज का मुख्य मुद्दा रोजगार रहा, उस पर जवाब दीजिए। हमारी सरकार ये लाई थी, हमारी सरकार ने बनाया था। अगर आप लोग लाते, आपकी सरकार करती, तो आज हम विकसित देश में खड़े होते, आज हम विकासशील देश में खड़े नहीं होते।
योजना जरूर आप लोगों ने बनाई थी, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं लाए आप। देवेंद्र जी, देश के युवा परेशान है। देवेंद्र जी, देश के युवा परेशान है, उनको रोजगार चाहिए। देखिए, मैं एक चीज और क्लियर करता हूं काजल जी, देश का युवा परेशान नहीं है, देश का युवा को भड़काने का काम किया जा रहा है। देश को जिस तरह देश का युवा पढ़ा लिखा है, कैसे भड़काया जाएगा? युवाओं को कैसे भड़काया जाएगा? सब पढ़े लिखे भड़काने का यह तरीका होता है, जब आप वैक्सीनेशन की बात करते हैं, जब आप वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो उस वैक्सीनेशन से कहते हैं कि कभी तो ये वैक्सीनेशन कराने की स्पीड बढ़ाती है सरकार, प्रयास करती है, तो बीजेपी की वैक्सीनेशन है, इससे तो बड़ा नुकसान हो रहा है। जबकि दुनिया के साइंटिस्ट ने माना है कि भारत की कोविडशील्ड, आप लोग मानते हैं कि देश के युवा परेशान नहीं है? देवेंद्र जी सवाल सुनिए। देवेंद्र जी ठीक है, आप सवाल सुनिए। 93% से 95% रिजल्ट आ रहा है। ठीक, आप सवाल सुनिए। कोरोना को मात जाने में सफल आप मानते हैं देवेंद्र जी, आप मानते हैं कि देश का युवा परेशान नहीं है रोजगार के लिए? मानते हैं आप? नहीं, कहीं से कहीं तक कोई परेशान नहीं है। कुंवर सिंह जी जवाब दीजिए। ठीक है, महामारी के सिवाय ना इतना बड़ा प्रदर्शन, मतलब कांग्रेस वालों ने आज ना देश के हालात इस तरह के हैं ठीक है कि जहां परेशान हुआ जाए। मतलब आज यूथ कांग्रेस ने इतना बड़ा प्रदर्शन कर लिया, वो बेकार था। ठीक है, कुंवर सिंह जी जवाब दीजिए। चाहता हूँ कि गरीब हो या अमीर, पेट की भूख तो रोटी से मिटती है। प्रमुख साहब, मैं कह रहा था पल्लवी जी कि पेट की भूख जो है वो रोटी से मिटती है, और आज देश का बेरोजगार युवा अकेले नहीं है। कम से कम हर वर्ष इस कोरोना काल में 1 साल के अंदर 10 करोड़ लोगों ने नौकरी भी खोई है। आप याद कर लीजिए और देख लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं, IMF के आंकड़े कह रहे हैं कि बचत खाते से जो लोगों ने अपना प्राइवेट फंड बचा रखा है, साल भर लोग उससे अपना जीवन यापन बसर कर रहे हैं। और जो पढ़ा लिखा है, हमारे प्रमुख साहब कह रहे हैं कि बेरोजगार बिल्कुल परेशान नहीं है। आप देखें तब ना, आप तो सिर्फ जुमला आपने गढ़ा है। नहीं, आप लोग भड़का रहे हैं। आप लोग, कुंवर सिंह जी, आप लोग भड़काते हैं युवाओं को। युवा परेशान नहीं, आप लोग भड़काते हैं उनको। देखिए, भड़काया 1-2 आदमी को जाता है, 1 2 3 4 5 6 100 200 400, लेकिन जब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख ऐसा लोग इकट्ठा होता तो वो भड़काए नहीं जाते हैं। याद रखिए, युवा अपने लिए रोटी मांगने जाता है और आप उसको झुंझुना देते हैं मुफ्त अनाज का। जो BE करके, जो डॉक्टर की डिग्री पढ़ के, और जो MBBS करके, जो क्या कहते हैं बैचलर ऑफ कॉमर्स करके जाता है और अपने माँ बाप जिसको कर्जा लेकर पढ़ाता है, जब वो घर में बैठकर मुफ्त का अनाज खाता है 5 किलो, तो वो नहीं लगेगा उसको कि हम जो कर्ज लिए हैं बैंक से वो पढ़ाई के लिए कैसे पटाएंगे। वो रोड पर आ रहा है। हाँ, आपको एक बात है, कांग्रेस कुछ भी करे वो भड़का रही है। और आप जब करते थे महंगाई के लिए करते थे, महंगाई डायन हो, आजकल वही महंगाई आपकी परी हो गई। आपने जब बेरोजगारों के लिए कपड़े उतार के प्रदर्शन किए, तब वो क्या था, तब आप नहीं भड़का रहे थे। मुझे अच्छा खासा याद है, हरियाणा के अनिल विज मंत्री हैं, उन्होंने कपड़ा उतार के प्रधानमंत्री जी को लहराया था। ठीक है, तो मैं एक बात याद दिलाता हूं कि आप भी विपक्ष में थे, तो क्या आप हमेशा भड़काने का काम करते थे? जवाब दीजिए। ठीक है, देवेंद्र जी जवाब दीजिए और आपका लास्ट रिएक्शन होगा ये, बोलिए। देखिए, बहुत अच्छी बात कुंवर साहब की तरफ से निकल कर आ रही है कि उनकी मानसिकता ये साबित कर रही है कि उनको टसन है, उन्हें इस चीज का दुख है कि पहले जिस तरह से धरने प्रदर्शन हुए थे देश में, और उसका बदला लेने के लिए आज वो चीज अपना रहे हैं। वो नहीं देख रहे कि आज हमारे हालात क्या है, आज हम विश्व में किसकी चीज से लड़ रहे हैं। वो अब राजनीति का स्तर जो है इस तरह गिर चुका है। मैं आपको कहूंगा काजल जी कि उस समय जब विधि की बात कर रहे हैं, जब देश के ऐसे हालात थे, जब GDP की लड़ाई थी, जब देश के विकास की लड़ाई थी, आज देश के हालात बदल चुके हैं। आज स्थिति देश की जो है पूरी दुनिया की भयानक है। आज हम बहुत लड़ाइयों से लड़ते हुए, हमारी बहुत बड़ी जो जिम्मेदारी है रोजगार से भी पहले, वो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हमें बड़े हॉस्पिटल की जरूरत है, ऑक्सीजन प्लांट की जरूरत है, जहाँ एक बड़ा निवेश करना पड़ रहा है। सरकार को कई चीजें एक साथ लेकर चलनी पड़ रही है। आज समर्थन करना चाहिए विपक्ष को, बेशक आपका अधिकार बनता है लोकतंत्र में, लेकिन तरीके से आप विरोध करें, ना कि आप भारत सरकार का विरोध करें, सिर्फ बीजेपी का विरोध करें तो अच्छा लगेंगे। भारत सरकार हम सबकी है, 135 करोड़ लोगों की है,
और भारत सरकार सबके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाती है। ऐसे ही हम सब नागरिक हैं देवेंद्र जी, भारत विरोध सरकार उनको के, तब करना और पड़ता हमारा है एक जब आप दायित्व लोग बनता सुनते है। नहीं हैं। उनके देवेंद्र जी, प्रति विरोध हमें उनको तब सॉफ्ट रहकर काम ठीक है। कानूनी रूप से ही करना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से। देवेंद्र जी, विरोध उनको तब करना पड़ता है जब आप सुनते नहीं हैं। युवाओं को रोजगार मिल नहीं पा रहा है, महंगाई कम हो नहीं पा रही है और जासूसी कांड पर जांच या चर्चा हो नहीं पा रही है, इसीलिए मजबूरन विरोध करना पड़ रहा है क्योंकि आप लोग सुन नहीं रहे। काजल जी, मैं कितने स्पष्ट तरीके से आपको जवाब दे रहा हूँ। हाँ, देखिए, मैंने कहा है रोजगार युवा का अधिकार बनता है, मांगता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि रोजगार पहले से आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कुंवर साहब को भी पता है कि रोजगार से भी पहले एक बड़ी लड़ाई लड़नी है। तीसरी कोरोना काल की लहर जो सर पर खड़ी है वो भी कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी है। जब वो आ जाती है और वो नुकसान करती है तो फिर कुंवर साहब के बयान बदल जाएंगे, क्योंकि आज की तारीख में ये लोग मल्लाह हैं और मल्लाह की जिम्मेदारी खाली नाव को पार कराने की होती है, सवारियों की नहीं। हमें नाव के साथ अपने साथ पूरे परिवार और देश को भी लेकर चलना है, डुबोना नहीं है। इनकी जिम्मेदारी नहीं, ये तो चाहते कि भरी नाव बीच जाके सागर में डूबे और कोई उसमें न बचे, क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं। अगर ये तर्क के साथ और ईमानदारी के साथ डिबेट करें तो इन्हें भी पता है कि आज किस चीज की जरूरत है हमारे देश को। रोजगार से पहले हमें क्या क्या चीज और की जरूरत है, हमें कौन सी बीमारी से लड़ना है, हम पे कौन सा बड़ा खतरा मंडरा रहा है, वो भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारे पास चर्चा नहीं करते, ईश्वर की भी मदद की हमें जरूरत है। आप पेगासस पर चर्चा करने को कहते हैं लेकिन कोरोना पर चर्चा करने को नहीं कहते हैं संसद में। नहीं, हम तो करते हैं, मैं तो कोरोना पर ही चर्चा कर रहा हूँ पूरी। मैं तो काजल जी कोरोना को लेकर ही चर्चा कर रहा हूँ आपके साथ। तो बैंक से इन्होंने कर्जा दवाई के नाम पर लिया, क्या वेंटिलेटर प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड के वेंटिलेटर का हाल आपको पता है? और एक बात कहना चाहता हूँ, इन्होंने कहा बीजेपी को गाली दीजिए। आपने बीजेपी के 900 कार्यालय बना लिए, क्या वो कोरोना काल में कार्यालय नहीं बन रहे? बहुत शुक्रिया, समय की कमी है, बहुत शुक्रिया। ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा। ब्रेक के बाद दूसरे नए मुद्दे के साथ वापस लौटेंगे, कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की साइकिल के बहाने सत्ता में वापसी की तैयारी है और इसके लिए लखनऊ में उन्होंने साइकिल यात्रा की शुरुआत कर दी है। इस दौरान अखिलेश ने बड़ा दावा किया है और कहा है कि हम अब तक 350 कहते थे, लेकिन स्थिति ऐसी है कि हो सकता है हमें 400 सीटें मिल जाएं। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को प्रत्याशी नहीं मिलेंगे। अब बीजेपी आजकल अपराधियों के करीब पहुंच गई है। साइकिल यात्रा पर निकले सपा अध्यक्ष ने कहा कि साइकिल यात्रा का मकसद बदलाव है। बीजेपी सरकार की नाकामियों तक हर वर्ग को पहुंचाना है। जो वादे किए गए वो पूरे नहीं किए गए। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि भाजपा के घोषणा पत्र में 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा था। आज उत्तर प्रदेश का किसान जानना चाहता है कि काले कानून के बाद जिस तरह से मंदी बढ़ चुकी है, उनकी आय दोगुनी कब होगी। अखिलेश यादव ने साइकिल चलाते हुए और क्या कुछ कहा, पहले वो आपको सुनवाते हैं, उसके बाद ये भी सुनवाएंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश यादव ने क्या कहा। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। जो वादे किए थे किसान के आय के 2 गुना होना, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ी है, इन्वेस्टमेंट के बहाने न जाने कितने आयोजन हुए। आज इन्वेस्टमेंट में उत्तर प्रदेश पीछे छूट गया, बिजली महंगी, किसान को बर्बाद कर दिया। यही सब मुद्दे आने वाले चुनाव में रहेंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो उत्साह देख रहे हैं, उत्साह किस तरीके का है अध्यक्ष जी? ये उत्साह और इसी तरह लगातार साइकिल गांव-गांव जाएगी, घर घर जाएगी, लोगों को जोड़ेगी, हर वर्ग के लोगों को जोड़ने का काम करेगी और आने वाले समय में बहुमत की सरकार समाजवादी बनेगी। और जिस तरह का माहौल है, जनता 400 सीटें हराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी को। बीजेपी की रणनीति को भैया सरकार ये जुलूस देख के कहीं FIR न कर दे, क्योंकि भारी संख्या है, क्या कहेंगे? पिछले 4.5 साल से FIR ही हुए, काम कहाँ हुआ है, विकास कहाँ हुआ है? लोगों को डराया है, लोगों को अपमानित किया है, लोगों को जेल भेजा है।
इस सरकार ने काम नहीं किया है, केवल झूठ बोला है। बीजेपी की रणनीति को भैया कैसे जवाब देंगे? आखिरी सवाल है। लगातार समाजवादी पार्टी गांव, शहर और घर घर जाएगी। अब यात्राएं चलती रहेगी सर? इसी तरह यात्राएं लगातार। जीवन भर समाजवादी सिद्धांतों के साथ खड़े रहे। जब कभी समाजवादी पार्टी पर संकट आया, वो सामने खड़े हो गए, उन संकटों का मुकाबला किया। आज हम समाजवादी उन्हीं के रास्ते पे चल करके प्रदेश को एक नई दिशा, प्रदेश को नई उम्मीद लेकर के, उत्तर प्रदेश को खुशहाल बना करके जनता को राहत देना चाहते हैं। साथ ही साथ आज हम उन लोगों को भी याद करते हैं जो कोरोना वायरस की वजह से न जाने कितने लोगों की जान चली गई। ऐसा मिसमैनेजमेंट, ऐसी सरकार की नाकामी और पूरा का पूरा सरकार का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन था, उसने जनता को धोखा देने का काम किया। बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। जिन परिवारों के सदस्य, जिन परिवारों ने खोए हैं, उनकी दुख की कल्पना नहीं की जा सकती। वो परिवार आज भी बिखरे हुए हैं। आज भी उन परिवारों के बीच में दुख है और इस सरकार ने उनकी जरूरत पड़ने पर कोई मदद नहीं की। जहां दवाई का इंतजाम हो जाता, बिस्तर का इंतजाम हो जाता, हॉस्पिटल्स में बेड का इंतजाम हो जाता, ये सरकार नाकाम रही। और ऑक्सीजन जिससे जान बच जाती, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा पाए, जिसकी वजह से न जाने कितने लोगों की जान चली गई। सरकार हर मुद्दे पर नाकाम है और जिस तरीके से जनता में नाराजगी है, आने वाले समय में हो सकता है जनता समाजवादियों को 400 सीटें भी जितवा दे। अभी तक तो हम 350 बोलते थे, लेकिन जिस तरह की नाराजगी जनता के बीच में है, हो सकता है 400 सीटें जीत जाए। और आज तो स्थिति ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी कम पड़ेंगे, प्रत्याशी टिकट नहीं मांगेंगे। जो पार्टी कहती थी अपराधियों से दूर रहेंगे, चुनाव आते आते अपराधियों के कितने करीब पहुंच गए। अभी मिर्जापुर में मैंने सुना, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा, उनकी सरकार के लोगों ने कहा कि पूरा का पूरा मैनिफेस्टो उन्होंने लागू किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपना मैनिफेस्टो नहीं खोला है। ये मैनिफेस्टो नहीं बनाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग मैनिफेस्टो बनाते हैं। मैनिफेस्टो नहीं, मनीफेस्टो बनाते हैं। इनके लिए पॉलिटिक्स बिजनेस है। और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, तो सोचिए पिछड़ों पर, दलितों पर, मुसलमान भाइयों पर प्यार दिखा रहे हैं। पूरे 4.5 साल इनको बर्बाद किया, इनके लिए कोई फैसला नहीं लिया, ना काम किया, न्याय किया, उत्पीड़न किया, जेल भेजा। और आज जब चुनाव करीब आ रहे हैं, तो उनके करीब जाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का धोखा इन वर्ग के लोगों ने देखा है और समझा है। आज भी वही समाजवादियों के काम उद्घाटन किए जा रहे हैं, नाम बदले जा रहे हैं। चाहे वो बड़ा काम हो, छोटा काम हो, समाजवादियों के बनाए हुए काम ही का उद्घाटन कर रहे हैं, उन्हीं का फीता काट रहे हैं। और ये जनता को कंफ्यूज करते करते खुद कंफ्यूज हो गए हैं। तभी अपराधियों का स्वागत। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ संजीव त्रिवेदी सपा का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है आपका। देवेंद्र प्रमुख बीजेपी का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, अब तक सुनने में आ रहा था आप लोगों को 350 सीटें मिल रही थी और आप सीधे 400 जीत रहे हैं। आप और जनता बेहाल है, पार्टी अपना है,
कि क्या हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पा रही क्या हो। जनता की जो गुस्सा है, जनता की जो नाराजगी है, उसको देखते हुए ये बात बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश में हम लोग कुछ भी कर सकते। 400 आप ये सीटें समझ लीजिए बात। नहीं, मैंने आपसे ये पूछा कि 400 सीटें जीतने की स्थिति में आ रहे हैं आप लोग? जिस तरीके से मैं वही बता रहा हूँ, तो जिस तरीके से जनता के अंदर उथल पुथल है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी परेशान हो रही है, उससे मैं बता रहा हूँ कि जनता इस समय कुछ भी कर सकती है और हो सकता है कि 400 सीटें जीता, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि इस समय देखिए आप जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान है, जिस तरीके से जनता के अंदर जो उपद्रव स्टार्ट हो रहा है, जनता जिस तरीके से विरोध कर रही है ये सारी व्यवस्थाओं का, उससे बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जा रही है। और ऐसी स्थिति में ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता ब्रेक के लिए आपको रुकना होगा, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते, जल्द हाजिर होंगे। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। देवेंद्र जी, 400 सीटें तो सपा के खाते में जा रही हैं, क्योंकि माहौल ऐसा बन चुका है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब तक हमें उम्मीद थी कि हम 350 सीटें जीतेंगे, लेकिन अब माहौल ऐसा है कि हम 400 सीटें जीत लेंगे। मतलब आपकी छुट्टी हो चुकी है, जो 3 सीटें बची वो पता नहीं किसके खाते में चली जाए। खजल जी, 400 नहीं, आपने 450 की बात बताइए। ये 50 सीटें और एक्स्ट्रा भी जीत सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। ये जिस तरह की बात करते हैं सिर्फ हास्यास्पद लगता है। और देखिए टीवी पर, चैनल पर बैठकर जिस तरह से ये गुमराह किया करने वाली बात है कि हमारे किए हुए कामों का जो है जी, आप उद्घाटन करते हैं, आप बोर्ड लगाते हैं। जो लोग अपने कार्यों के बोर्ड नहीं लगा पाए अपनी सरकार में, तो काम क्या कर सकते थे। ये अपनी ही बातों पर फंसते हैं और बात करते हैं सुशासन की, विकास की, गरीब की, कमजोर की। वो अब एक मिसाल है। वो अब उत्तर प्रदेश का माहौल देख रहे हैं। अखिलेश यादव खुद निकले हैं साइकिल यात्रा निकालते हुए लखनऊ की सड़कों पर। अखिलेश यादव की यात्रा आज निकली है, उन्होंने माहौल को भापा है कि 400 सीटें आ रही उनके खाते में। बहुत दिन से निकल रही है। ये यात्रा जो है 2012 से ही निकल रही है। ये बराबर यात्रा निकलती हुई आ रही है। यात्रा का फर्क पड़ने वाला कोई नहीं है। और इस यात्रा में पहले पंजा भी था, साइकिल का जो पंजे, उसको हैंडल को पकड़ने के लिए एक पंजा लगा हुआ था, वो पंजा हटा हुआ है अभी, उसको लगाएंगे तब जाकर। ये पहले भी निकल चुकी है। और इस यात्रा का हाल आप देख चुके हैं। तैयार रहे पीढ़ी के लिए। ठीक है, अब हमारी भाषा बोल दी, हम 300 प्लस बोल रहे थे, लेकिन आपके मुंह से बोलने लगे तो आप ठीक ही बोल रहे हैं कहीं ना कहीं। आपकी भाषा का हो सकता है कि 400 बोल रहे हैं, आपकी भाषा तो नहीं जाए। बोल रहे हैं, वो तो 400 बोल रहे हैं, आपकी भाषा थोड़ी बोल रहे हैं। आपसे आगे हैं वो आपसे आगे हैं। नहीं, आपकी 400 गलत बोल गए, उन्हें याद दिलाओ 403 बोले। वो आपकी कल्पनाओं से परे हैं। 403 बोले या 10-20 सीट इधर के उधर के प्रदेश की भी में जोड़ लें। देवेंद्र जी, वो आपकी कल्पनाओं से परे हैं। नहीं, देखिए, ये सपना देखना सबका अधिकार है। ये हो सकता है काजल जी, सपना देखना भी चाहिए, लेकिन मुंगेरी लाल वाला सपना नहीं होना चाहिए। सपना ऐसा देखिए जो साकार हो सके। संजीव जी, अखिलेश यादव, सपना देखना सबका अधिकार है। ठीक है संजीव जी, लेकिन ऐसा देखिए जो साकार हो सके। अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। देखिए, सपने पूरा देश जानता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी गुजरात में क्या कह रही थी, कितनी सीटें मिली, महाराष्ट्र में कितनी सीटें कह रही थी, कितनी सीटें मिली, बिहार में क्या कह रही थी, कितनी सीटें मिली, बंगाल अभी आपका इलेक्शन अभी बीता है, बंगाल में इन्होंने क्या दावा किया था, कितनी सीटें इनको मिली। तो मुंगेरी लाल के सपने ये लोग देखते हैं और आरोप दूसरे पर लगा। आप पूरे देश में देख लीजिए, इन्होंने हर जगह क्या बोला और बाद में इनको क्या मिला। तो समाजवादी पार्टी तो उत्तर प्रदेश सरकार बनाने जा रही है और ये सपने देखते रह जाएंगे। और आप इस बार देख लीजिए, बदलाव हो रहा है। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष निकले हैं और जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में आज समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता साइकिल लेके निकला है, उससे इस पूरी व्यवस्था में इनके अंदर हलचल पैदा हो। संजीव जी, कितनी उम्मीदें हैं कि आप लोग साइकिल से विधानसभा तक का रास्ता तय कर लेंगे? निश्चित रूप से। देखिए, ये हमारा, हम अगर कहेंगे तो आप कहेंगे नहीं हम सहयोग कर रहे हैं। ये आपका चैनल खुद कह रहा है, पीढ़ियां कहने लगी है, हम नहीं कह रहे हैं। आज पूरी जनता कह रही है, आज किसान कह रहा है, महिलाएं कह रहे हैं, युवा कह रहा है। जो पूरी तरीके से बदहाल हो रहा था उत्तर प्रदेश, वो समय पूरा भेद खुल गया है। युवा आज समय परेशान है, किसान परेशान है, महिलाएं हमारी परेशान है।
पूरे अपराध बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है देवेंद्र जी से रिएक्शन लेते हैं। शामिल होते जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। हाँ, देवेंद्र जी से रिएक्शन ले। ठीक है, बीजेपी अपराधियों के करीब पहुंचती जा रही है। देवेंद्र जी, बीजेपी अपराधियों के करीब पहुंचती जा रही है और इसमें कैंडिडेट का भी हवाला दिया गया है। देखिए, एक चीज, उनकी संजीव त्रिवेदी जी की आवाज नहीं मिल पाई थी मुझको। हाँ। शायद उन्होंने बंगाल का भी जिक्र किया। बिल्कुल बंगाल का जिक्र किया। और बंगाल का जिक्र मैं उनकी याद ताजा कर देता हूँ। हाँ। वहाँ 3 से 77 पर है बीजेपी। और महाराष्ट्र का जिक्र किया ना, आप ये बताइए आपका दावा कितने वोटों का था? 25+ क्या हो, आप सोच नहीं सकते। और रही बात में आपका दावा क्या था? तो है किसके साथ जा रहा है, क्रिमिनल के साथ जा रहा है, तो जान बचाते फिर रहे हैं। हमारे नजदीक नहीं लगने वाले। ये सब समाजवादी परिवार का कुनबा है, जो क्राइम से जुड़ा है, जो क्रिमिनल है यूपी का, जो जगह ढूंढता फिर रहा है, पंजाब की जेलों तक जो लौट रहे हैं जा जाके, ये सब समाजवादी पार्टी के पारिवारिक लोग हैं। ये बीजेपी के नजदीक तक नहीं आएंगे। काजल जी, मैं ये चीज क्लियर कर रहा हूं आपके माध्यम तक। ये अगर मेरी आवाज जारी हो तो ये सुनने अच्छे से। हाँ। डर है कोई नजदीक, अगर चाहे भी तो भी बीजेपी के आसपास नहीं आएंगे। टेरर इतना है इनके दिमाग में। बहुत अच्छा आप कह चुके, ये बात कहने में बहुत अच्छा लगता है और कहना बिल्कुल आप कहते रहिए, लेकिन ये कहने में बहुत अच्छा लगता है। जनता आपकी हकीकत जान चुकी है उत्तर प्रदेश की, और 2022 का इलेक्शन बहुत दूर नहीं है। 300+ कर रखा, पहले उसमें प्लस करके आएंगे। देवेंद्र जी, कहीं ये बताइए बंगाल में कितने प्लस थे आपके? देवेंद्र जी, महाराष्ट्र में कितने प्लस थे आपके? देवेंद्र जी, कहीं ऐसा ना हो कि अखिलेश यादव, आप जितने प्रदेश गिनते रहिए और अपने दावा याद कर लीजिए। देवेंद्र जी, कहीं ऐसा ना हो कि अखिलेश यादव साइकिल से विधानसभा तक का रास्ता तय कर लें और आप देखते रह जाएं। देखिए, अच्छी बात है, मेरी सहानुभूति है अखिलेश जी के साथ कुछ ना कुछ अच्छा होए, क्योंकि जब से वो बेचारे सत्ता में आए तब से वो पिता से सताए हुए चाचा से लेकर सारे लोगों ने पूरा कुनबा ही उनके पीछे पड़ा हुआ है। ये सहानुभूति है, उनके परिवार में शांति हो, वो स्थिति में आए, अच्छे से चुनाव लड़ पाए। कहीं वो चाचा शिवपाल से परेशान है, कहीं कभी कभार पिता की विरासत से परेशान है। तो हम चाहते हैं कि वो इस स्थिति में आए कि विपक्ष एक अच्छा बने और स्वस्थ विपक्ष हो, शानदार विपक्ष हो, मजबूत पक्ष यही चाहता है। देवेंद्र जी, आप अपनी पार्टी की चिंता करिए ना, उनके परिवार की चिंता क्यों कर रहे हैं? देवेंद्र जी, आप अपनी पार्टी की चिंता करिए, उनके परिवार की चिंता क्यों करें? वो संभाल लेंगे अपने परिवार को। हमारा हिस्सा है, सरकार है हमारी। हाँ। हमारे यहाँ 22 करोड़ लोग हैं काजल जी, उनका हिस्सा वो लोग भी हैं। हम चाहते हैं वो भी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। अब उनके उनके घरेलू कलह, उनके घर की चिंता करना भी हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि बीजेपी की वैक्सीन जो है उन्होंने अब लगवा ली। पहले उनको खतरा था हम लोगों से, हमारी वैक्सीन गलत हो सकती थी, लेकिन माननीय मुलायम सिंह जी ने जो वैक्सीनेशन किया, सरकार की वैक्सीन थी, हमारे वैज्ञानिकों की वैक्सीन थी। वैज्ञानिकों की मेहनत को आप अपनी वैक्सीन कह के न कहिए। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है इस बात को, पूरे देश की जनता देख रही है कि वैज्ञानिकों की मेहनत को आप अपनी वैक्सीन बता रहे हैं। ये वैज्ञानिकों की मेहनत है, ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन नहीं है। नहीं, आपने ही तो बताई थी, आपके नेता ने बताई थी। नहीं, नेता बताई थी। देखिए, ये आप आज बता दीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है या ये देश के वैज्ञानिकों की मेहनत की वैक्सीन है? आप बताइए मुझे। इसे हम नहीं लगवा, ये किसकी वैक्सीन है? देश के वैज्ञानिकों की मेहनत, देश के डॉक्टरों की मेहनत को आप अपना बताना चाह रहे हैं। इसका मतलब देश के वैज्ञानिकों का आप अपमान कर रहे हैं। आप देश के डॉक्टरों का जो उनका अपमान कर रहे हैं, उनकी मेहनत तो श्रेय आप लेना चाह रहे हैं। संजीव जी, वैक्सीन पर किसी और दिन चर्चा कर लेंगे, क्योंकि मुद्दा वैक्सीन का नहीं है। संजीव जी, सवाल मेरा सुनिए। अब वो कह रहे हैं कि आप लोग राजनीति की बातें बाद में करिए, आप लोग 400 की बातें बाद में करिए, 350 की बातें बाद में करिए, पहले अपने परिवार को संभालिए। वो सलाह दे रहे हैं, सहानुभूति जता रहे हैं अखिलेश यादव के। परिवार को संभालना हमारा काम है, आप उसके लिए चिंता नहीं करें। आप अपनी कैबिनेट को संभालिए, जहां एक मुख्यमंत्री दूसरे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आपकी बात पूरी करेंगे, यहीं से आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काबू। खबरनामा, खबर से असर तक।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई इस समय चल रही है विधानसभा चुनाव को लेकर, अब समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि माहौल उस तरीके का बन चुका है कि समाजवादी पार्टी के खाते में 400 सीटें आ सकती हैं। संजीव जी अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये हमारे परिवार की तो उसकी चिंता न करें। ये इनको अगर चिंता वाकई में इनको का है तो देश प्रदेश की 22 करोड़ जनता की चिंता करें जो इस समय बेहाल है, पूरी तरीके से बदहाल है। युवाओं की चिंता इनको करनी चाहिए जो बेरोजगारी की चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। इनको महंगाई की चिंता करनी चाहिए। संजीव जी जहां पूरी तरीके से प्रदेश बेहाल होता चला जा रहा है, हमारी महिलाओं का घर का बजट बिगड़ रहा है। इनको डीजल की चिंता करनी चाहिए, इनको पेट्रोल की चिंता करनी चाहिए, इनको बढ़ते हुए गैस के दामों की चिंता करनी चाहिए, लेकिन इनको उसकी चिंता है नहीं, क्योंकि इनका सिर्फ एक ही काम है कि झूठ बोलिए, बरगलाइए और कुछ नहीं कर। इन्होंने ये सिर्फ इतना बताते हैं कि 2017 में जो इन्होंने अपना संकल्प पत्र जारी किया था उसका कितना काम किया है प्रदेश के अंदर। अगर 2017 के अपने संकल्प पत्र का काम नहीं किया है तो झूठ बोल के वोट आप लेना अलग बात हो गई, लेकिन प्रदेश की जनता की चिंता इनको जरूर करनी चाहिए। देवेंद्र जी, आप लोगों को चिंता करनी चाहिए और चिंता करनी जरूरी भी है। ऐसा ना हो कि आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस में रह जाएं और इधर अखिलेश यादव साइकिल चलाते चलाते विधानसभा पहुंच जाए, क्योंकि आज जो भीड़ देखी है साइकिल यात्रा में, उसको देखकर लग रहा है कि माहौल शायद अखिलेश यादव के पक्ष में है, ऐसा अखिलेश यादव कह रहे हैं। नहीं हो सकता है, देखिए भीड़ लोकतंत्र का हिस्सा है और होनी भी चाहिए। भीड़ तो कहीं भी हो सकती है। और मैं एक चीज और आपको बता दूं कि आज ये जो है इस टाइप का जमाना है कि जितने आपके पास बंदर अच्छे होंगे नाचने वाले, मंकी जितने अच्छे होंगे उतनी भीड़ ज्यादा होगी। जितने लच्छेदार भाषण देना, ड्रामा करना, लोग इकट्ठा करना, मंकी से क्या मतलब? ये फैशन का हिस्सा हो गया। देवेंद्र जी, मंकी से मतलब क्या है? ये प्रदेश की जनता को मंकी कह रहे हैं। मंकी से मतलब क्या है? देवेंद्र जी जवाब दीजिए। देखिए, लच्छेदार स्पीच जब होते हैं, जैसे मुझे लग रहा है, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन संजीव भाई बोल रहे हैं और अखिलेश जी ने बड़ी गहरी गहरी बात की है, इतने सुलझे हुए नेता हैं। 400 प्लस का कौन सा उनका नारा समझ में नहीं आ रहा है? लच्छेदार नहीं है, ये मंकी वाली हरकत नहीं है क्या? आप बताइए, ये कोई गलत करने वाली है? भारतीय प्रदेश की जनता का अपमान तो वो ये प्रदेश। देवेंद्र जी, आपसे पूछकर थोड़ी ना, आपसे पूछकर थोड़ी डिसाइड करेंगे। ठीक है देवेंद्र जी, अगर उन्हें 400, ठीक है देवेंद्र जी, 400 सीटें आपसे पूछकर थोड़ी डिसाइड करेंगे। देवेंद्र जी, 400 सीटें आपसे पूछकर थोड़ी डिसाइड करेंगे। उनको लगता है माहौल उनके पक्ष में, 400 सीटें जीत लेंगे। आपसे पूछने इतना भी नहीं लगना चाहिए। देखिए वो जिम्मेदार लोग हैं, आपका ठीक है, जिम्मेदार तरीके के तरह से बैठना चाहिए। ठीक है संजीव जी, लास्ट रिएक्शन आपका। सोच समझकर अखिलेश यादव को बयान देना चाहिए था। ये देखिए, जिस तरीके से आज का माहौल है, आज का बता रहा हूं मैं, आज का जिस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर साइकिल यात्रा हुई है, ये निश्चित रूप से तय मान लीजिए कि प्रदेश की जनता कुछ भी कर सकती है। अब 351 की सीटों का हम लोग दावा कर सकते थे, लेकिन आने वाले समय में अगर हम लोग 400 जीत जाएं तो ये भी कोई बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। और इनको एक बात समझ ले लीजिए देवेंद्र जी को, कि प्रदेश की जनता को कृपया मंकी कहना बंद कर दें, प्रदेश की जनता का सम्मान करें। प्रदेश सत्ता का दम इतना ठीक नहीं होता है कि प्रदेश की जनता को ही आप बंदर कहने लगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। समय की कमी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय की कमी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, अलग अलग वादे उसके लिए किए जा रहे हैं। बीजेपी 300 प्लस का दावा कर रही है, अखिलेश यादव सीधे सीधे 400 सीटें जीतने की बातें कह रहे हैं और कह रहे हैं कि माहौल सीधे सीधे हमारे पक्ष में है। खबरनामा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काबू बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक।